हम विश्व की मानी हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, और हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी है। छाप जो एक लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, वो लाइब्रेरी की देन वो विस्तार से बताएंगे। वो शख्सियत है हमारे बीच में केपी सिंह जी। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका दंदन अभिनंदन। केपी सिंह जी, आज जिस तरीके से मैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर आया, मेरा कैमरामैन, बड़ा अच्छा लगा। इतना साफ सुथरा लाइब्रेरी का जो क्षेत्र है, और वहाँ देख रहा हूँ कि स्टूडेंटों की जो चहल पहल और आवाज़ नहीं है, और बड़े विस्तार से किताबें पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है सर, आपने जो इतनी बड़ी मेहनत की है और लाइब्रेरी में एक आपका एक अहम रोल रहा है, और रहा क्या अभी चल रहा है, तो लाइब्रेरी के बारे में सर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे पुरातन डिपार्टमेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपका स्वागत है जी। मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, अपने सारे शिक्षकों की तरफ से और प्रिय विद्यार्थियों की तरफ से आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं जी। आजकल हमारे डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। द डिपार्टमेंट इज़ गवर्नमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बहुत पुराना डिपार्टमेंट है। यूँ कहें कि ये डिपार्टमेंट लाइब्रेरी, एजुकेशन और रिसर्च की गंगोत्री है जी। आज़ादी से पहले 1946 में हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब, जो कि मैथमेटिशियन थे, और प्रोफेसर एस दास गुप्ता ने इस डिपार्टमेंट की, उस समय जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मॉरिस ग्वायर थे, उस समय सेटअप किया। 3 छात्रों से इसकी यात्रा शुरू होती है 47 में, और इस डिपार्टमेंट का इतिहास बताते हुए मुझे बड़ा गौरव प्राप्त होता है और गौरवान्वित होता हूं कि मैं इस डिपार्टमेंट का छात्र भी रहा हूं। ये डिपार्टमेंट 1946 में एग्जिस्टेंस में आया, और उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, पूरे भारत का ये पहला फुल फ्लैज डिपार्टमेंट था जिसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट हुई। और ये डिपार्टमेंट, जब हम इसके इतिहास को खंगालते हैं, इतिहास को हम देखते हैं, तो ये अमेरिका के बाद 1956 में पहला विश्व का डिपार्टमेंट था जहां पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1946 में स्टार्ट हुई। जानकर आपको ये खुशी होगी कि पहला पीएचडी जो पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आया 1957 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के सुपरविजन में बी.डी. कृष्णा राव रहे। पहली एमफिल इस डिपार्टमेंट ने 1985 में कराई, और ये पहला डिपार्टमेंट है कि जहां 1970 में, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, कि पूरे भारत में जब कोई सेमेस्टर सिस्टम की टर्मिनोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, 1970 में फर्स्ट टाइम हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट ने सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये जानकर आपको और भी गौरव होगा और खुशी होगी कि जब 1970 में कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन आया था, 1972 में इस डिपार्टमेंट ने 2 पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर इंट्रोड्यूस किए। और जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये मतलब कॉमनवेल्थ के साथ साथ भारत का वो पहला डिपार्टमेंट है जिसने सबसे ज़्यादा पद्मश्री, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के ही नहीं, पूरे इंडिया के किसी डिपार्टमेंट से आए हैं तो इस डिपार्टमेंट से आए हैं 4 पद्मश्री, जो हमारे लिए गौरव की बात है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इस डिपार्टमेंट ने 1957 में दिया। ये भी गौरव की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का और लाइब्रेरी साइंस का पहला नेशनल रिसर्च प्रोफेसर 1948 में स्टार्ट हुआ। 64 में जब राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति बने, उस समय ये शुरू हुआ, और वो 5 लोगों को दिया गया। और वो 5 लोग कौन थे? सी.वी. रमन, जो नोबेल laureate थे, सुनीति चटर्जी, जो कि लिंग्विस्टिक थे, और भारत रत्न पांडुरंगा केने, जिन्होंने महानामा लिखा। जो भारत के बारे में जब कोई बात करता है तो उस महानामा संदर्भ की बात करती है, वो भारत रत्न एक वो थे। और सत्येंद्रनाथ बोस,
और 5 में थे हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर एसआर रंगनाथन, जिनको पहला नेशनल प्रोफेसर मिला। तो आप उस डिपार्टमेंट में हैं। और जब 2010 में आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं शताब्दी मनी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पहली बार नेशनल टैगोर फेलो इंट्रोड्यूस की। और ये मुझे गर्व होता है बताते हुए कि वो पहली फेलोशिप नेशनल टैगोर फेलो अगर इंडिया के किसी विश्वविद्यालय को मिली तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे डिपार्टमेंट को मिली। तो आपका ऐसे डिपार्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो लाइब्रेरी साइंस है सर, इसका जीवन में क्या महत्व है? देखिए, लाइब्रेरीज आप ये यहाँ से समझिए कि जो हमारे सनातन में हर घर के अंदर एक मंदिर होता है जी, पूजा के लिए, आस्था के लिए, एनर्जी के लिए, उसी तरह से हर संस्थान, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कॉर्पोरेट है, चाहे इंटरटेनमेंट की है, चाहे रिसर्च की है, उसमें लाइब्रेरी जरूर होती है। और लाइब्रेरीज क्या है कि ये आपकी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, किसी देश की कैपिटल है इंटेलेक्ट की, उसकी फैकल्टी की। आपने नाम सुना होगा तक्षशिला नालंदा की लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी एक किताबों के रखरखाव की जगह नहीं है। लाइब्रेरी वो स्थान है, वो पवित्र स्थान है जहां किसी देश की संचित इंटेलेक्ट पूंजी वहां रखी जाती है, उसको रखरखाव करते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से रखरखाव करना, उसकी एक्सेस देना, उसको 24/7 प्रोवाइड कराना, ये लाइब्रेरी साइंस का प्रथम उत्तरदायित्व है। और हम इस डिपार्टमेंट में वही बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वही शिक्षा देते हैं। और हमारे यहाँ पर 3 प्रोग्राम चलते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और पीएचडी इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। और इसको कोर्स को करने के बाद में कोई भी बच्चा उसका अपना प्रॉस्पेक्टस जो जॉब का है वो चुन सकता है। तो लाइब्रेरी का जो महत्व है जीवन में, वो महत्व है क्योंकि मंदिर में जाके आप शक्ति के स्वरूप में एनर्जी मिलती है और किताबों से आपको ज्ञान की एनर्जी मिलती है। और जब ज्ञान आप अर्जित करते तो ज्ञानवान कहलाते हैं। और किताबों के माध्यम से ही आपको संस्कार आते हैं, और जब संस्कार आते हैं तो आपका चरित्र निर्माण होता है। तो ये ज्ञान और चरित्र के बीच का ब्रिज है। सर, एक अहम क्वेश्चन बनता है लाइब्रेरी कोर्स करने के बाद में, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के बाद में, क्या स्टूडेंट क्या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी जॉब में जा सकता है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए कि हमारी जो लाइब्रेरीज हैं हर सेक्टर में है, वो डिफेंस का सेक्टर हो, इंटरटेनमेंट का सेक्टर हो, साइंटिफिक हो, एकेडमिक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मीडिया हो, डिफेंस हो, हर क्षेत्र में वो लाइब्रेरीज हैं। और हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ने के बाद में वो वहाँ पर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे इतनी वैरायटी है, अगर कोई फिजिक्स का टीचर है तो वो फिजिक्स के क्षेत्र में ही फिजिसिस्ट बन सकता है, फिजिक्स का प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लाइब्रेरी साइंस में अंडर ग्रेजुएट करने के बाद में जब बच्चा बीलिव करता है, एमलिव करता है, करने के बाद में वो जिस लाइब्रेरी में जाता है, डीआरडीओ में जाता है तो साइंटिस्ट बनता है, सीएसआर में जाता है तो साइंटिस्ट बनता है, आईसीआर में जाता है तो टेक्निकल ऑफिसर बनता है, बैंकिंग सेक्टर में जाता है तो असिस्टेंट मैनेजर से कैरियर शुरू करता है, डिप्टी जनरल मैनेजर तक पहुंचता है, डिफेंस में साइंटिस्ट बी से शुरू करता है तो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट जो एचएजी ग्रेड में है वहां तक कैरियर करता है, कॉलेज में आता है तो कॉलेज लाइब्रेरियन बनता है, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन से जो कि प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड होता है वो प्रोफेसर ग्रेड तक जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जहां वो लाइब्रेरी का कोई लाइब्रेरियन एक डेजिग्नेशन है, लेकिन वो नॉलेज मैनेजर कहलाता है, रिसोर्स मैनेजर कहलाता है, नॉलेज गेटकीपर कहलाता है, आर्काइव मैनेजर होता है, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर कहलाता है, लीगल एडवाइजर टू इंफॉर्मेशन होता है। तो ये सारा इसका इतना प्रोस्पेक्टस है कि आज हमारे डिपार्टमेंट से जो भी बच्चा पढ़ के निकलता है वो कहीं पे भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता, उसको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां भरपूर मिल जाती है। केपी सिंह जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, जॉब की बात बताई और इसका महत्व बताया। सर, एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं जो कि वो आपको छुपता हुआ नजर आएगा, और ये क्वेश्चन अगर मैं पत्रकार हूं तो मुझे करना बहुत जरूरी है। सर, कहीं मैंने देखा है, यहाँ आके तो मेरी तबीयत खुश हो गई और किताबों को देखा बड़े अच्छे ढंग से लगा रखा है, लेकिन सर कई जगह जो लाइब्रेरी है वो अपना दम तोड़ती नजर आ रही हैं और किताबों को आप देख सकते हैं जो हाल नहीं बेहाल हो रहे हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपके इस बात से थोड़ी हद तक सहमत हूँ। पत्रकार का काम ही तीखे प्रश्न करना होता है।
मैं शिक्षक हूँ, एक्टिविस्ट भी रहा हूँ। आपके प्रश्न का स्वागत करता हूँ। आज क्या है कि जो एक चेंज आया है, चेंज टेक्नोलॉजी ने लाया है। आज लाइब्रेरी का प्रायर फॉर्मेट चेंज हो गया है जी। जैसे बैंकिंग का फॉर्मेट चेंज हुआ है। आप 25-20 साल पहले जाइए, वो हर कस्टमर बैंक में जाता था, बड़ी बड़ी लंबी क्यू लगी रहती थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया कि उन्होंने एटीएम्स लगा दिए। आज इंटरनेट बैंकिंग आ गई, आज अपने फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन यूपीआई से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो लाइब्रेरी का फॉर्मेट चेंज हो गया है और लाइब्रेरी 20/7 एक्सेसिबल है थ्रू टेक्नोलॉजी। आज भी लाइब्रेरीज का उतना ही महत्व है हमारे लिए एज ए लाइब्रेरियन, एज ए प्रैक्टिसिंग लाइब्रेरियन। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा मेरी लाइब्रेरी में आए और बैठ के पढ़े, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन आज जो डिजिटल कंटेंट है, हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी सारी लाइब्रेरी को डिजिटल तरीके से बच्चे को उसके मोबाइल तक एक्सेस दे दी है और वो एक्सेस 20/7 कहीं से भी वो पढ़ सकता है, कहीं से भी अपना लेखन कर सकता है। और ये सच है कि कहीं कहीं जो स्टेट लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज में जो स्टूडेंट का फुटफॉल कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि यूसेज कम हुआ है क्योंकि उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। और जब फॉर्मेट चेंज होता है तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हमें एज ए लाइब्रेरियन आपको लाइब्रेरी सर्विस दें। आज मैं 20/7 आप मेरी लाइब्रेरी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आप घर से 20/7 एक्सेस कर सकते हो। पहले पॉसिबल नहीं था, पहले आपको यहां आना पड़ता था, पहले किताबें इशू करानी पड़ती थी। आज तो हमने आपको डिजिटल सारी किताबें दे दी हैं। तो वो फॉर्मेट चेंज हो गया है। लगता है कि लाइब्रेरी में कोई नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि वो 20/7 डिजिटल के माध्यम से लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। सर, आप एक काबिल प्रोफेसर हैं और आप एक संस्था के डायरेक्टर भी हैं, और मैं देखा कि सर आपके द्वारा जो इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं और जिसके अंदर अगर स्टूडेंट पढ़ता है तो मैं समझता हूं कि उसे ऊंचाइयों से कोई रोक नहीं सकता, और आपकी जो मेहनत है ये दिखाई दे रही है। सर, ये आपका जो प्लानर एक्शन एंड द रिफ्लेक्शंस, ये पुस्तक का क्या आपके मन में आया कि प्लानर किसकी प्लानिंग करना चाह रहे हैं? देखिए मनोज जी की जो प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो ये किताब का जो मेरे आइडिया कैसे आया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2022 में अपने 100 साल पूरे करे। 1922 में यूनिवर्सिटी आई, 2022 में इसके 100 साल जब मने तो वो एक हमारा एकेडमिक उत्सव था। उसकी हर कमेटी में वाइस चांसलर साहब ने मुझे रखा। तो उस समय उस प्रोग्राम में गांधी भवन का डायरेक्टर होने के नाते हमने 4 बहुत बड़े प्रोग्राम किए। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पे करी, जिसमें कि 3,500 लोग इंटरनेशनली भी आए और इंडिया से भी ज़्यादा मेजॉरिटी में आए, और जिसका इनॉग्रेशन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उस समय किया। उसके बाद योग एंड मेडिटेशन पे हमने श्री श्री रविशंकर जी को बुलाया। उसके बाद योगा का बहुत बड़ा प्रोग्राम, पहली बार यहाँ पे स्वामी रामदेव जी आए। तो ऐसे प्रोग्राम में जो आप प्लान कर रहे थे, ये जो आप किताब देख रहे हैं, ये 5 चैप्टर्स में हैं कि जो सेंचुरी सेलिब्रेशन पर हमारे जो 5 प्रोग्राम हुए, कंसेप्चुलाइजेशन टू एग्जीक्यूशन, वो सारे के सारे इस किताब के अंदर दे रखे हैं। और ये एक साधारण सी किताब नहीं है, एक असाधारण कार्य है कि आज की डेट में आप तो मीडिया के आदमी हैं, और आज मीडिया सिर्फ प्रिंट मीडिया तक नहीं रह गया है, आज आदमी हर पत्रकार है। क्योंकि जो सोशल मीडिया का जो इजाद आया है, जिसमें कि आदमी अपने थॉट एक्सप्रेशन 20/7 कर सकता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो किताब मतलब द प्लानर रिफ्लेक्शंस में 5 चैप्टर्स आप देखेंगे। 5 चैप्टर्स को, जैसा पहला जो चैप्टर की हम बात करेंगे, तो जिसकी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों का फ्लड आया, जो उनके कंटेंट को एक्सप्रेशन किया और जो हमारे चीफ गेस्ट बोल के गए, उस चीज को इसमें हमने डिकोड किया है। और वो सभी की बाइट नहीं, वो आधा घंटा जो बोल के गए हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जो कंटेंट वो बहते हुए पानी की तरह है, उसमें मोती भी बह रहे हैं, उसमें और भी चीज बह रही है। तो उन मोतियों को इकट्ठा करके, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके, प्रॉपर चैप्टराइजेशन करके, ताकि फ्यूचर के लोग उसको पढ़ें, उसको जानें। और ये उसी किताब का एक संग्रह है, और ये एक तरह से सोविनियर है जो सेंचुरी सेलिब्रेशंस की यादों को ताजा कराता है। सर, लास्ट में चलते चलते आगामी योजना क्या है आपकी? आगामी देखिए कि मैं देख के ऐसा लगता है
कि आप रुकने वाले नहीं हैं? जब रुकते तो देखिए, जब आप काम करना रुक मतलब बंद कर देते हैं तो वो आपका रुकाव नहीं होता, ठहराव नहीं होता। मैं समझता हूँ कि एक तरह से वो आपके जीवन की मृत्यु होती है। जी सर, जी सर। और आपको निरंतर चलते रहना है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी मेरे 4-5 प्रोजेक्ट पे किताबों के काम चल रहे हैं। जी। लोग कहते हैं कि मैं 3-4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, जी। जो 1939 का है और 88 कंप्लीट हो रहा है। गांधी भवन का निदेशक भी हूँ, पीजी मेंस का पोस्ट भी हूँ, एक कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी, यहाँ पे भी दायित्व है। फिर भी मैं ये काम कर कैसे लेता हूँ? मेरा काम मेरी अपनी थेरेपी है। मैं काम के बगैर नहीं रह सकता हूँ। अभी जो मेरे फ्यूचर के प्लान हैं वो आपने क्वेश्चन किया है तो मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे 4 बड़े मेजर प्रोजेक्ट पे काम आ रहे हैं। एक मेरी अभी किताब नई लॉन्च होने वाली है, द प्लेयर, ब्रेकिंग बाउंड्रीज क्रिएटिंग कैनवास। प्लेयर जो होता है कि प्लेयर का मतलब जब हम सोचते हैं तो स्पोर्ट्समैन की बात करें, लेकिन हर आदमी प्लेयर है। आप भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं जी। प्लेयर का मतलब है कि ऐसी इनिंग खेलें जिससे कि समाज में सकारात्मक चेंज आए, कोई आपसे मोटिवेट हो, कोई आपसे प्रेरित हो, कोई आपको अपना आदर्श माने। मैं उसको प्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक एकेडमिक प्लेयर की तरह, वो मेरी किताब बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि मैं राम भक्त को, राम मेरे रोम रोम में है जी। मर्यादा राम का जो धारण किए हुए हैं, तो उसके ऊपर एक मेरी किताब आ रही है, श्री राम मंदिर गर्भ से गर्व तक की कहानी। श्री राम मंदिर गर्भ से गर्भ तक की कहानी। जी। तो एक उस पर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी एक किताब पे और मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो 2-3 किताबों पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये किताबें कोई कंटेंट के ऊपर ही बात नहीं करती हैं, ये कंटेम्पररी जो लोगों की कलेक्टिव वॉइस है, कलेक्टिव एक्सप्रेशन है, उसको संग्रहित करती हैं। चलते चलते एक अहम क्वेश्चन सर, आप इतना काम करते हैं और आपको इस समय मिल कैसे जाता है ये जाने। और सर, एक परिवार की जो आपकी जो स्थिति है, क्योंकि सारा समय आप किताब लिखने में, सारा समय आप, और यहाँ भी पता लगा है कि सर आप एक भी पीरियड मिस नहीं करते यूनिवर्सिटी का, बच्चों को टाइम से आना और वो पीरियड लेना। तो क्या सर घर में जाके भी मतलब सर इसी तरीके का आपका किताबों के प्रति या स्टूडेंट के प्रति आपका मार्गदर्शन रहता है? देखिए, ऐसा है कि मैं एक बहुत अच्छा फादर भी हूँ, बहुत अच्छा पति भी हूँ, बहुत अच्छा माँ का बेटा भी हूँ जी। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरे प्रभु की आशीर्वाद है कि मेरे दोनों बच्चे बड़ी अच्छी एजुकेशन लेकर के समाज की सेवा भी कर रहे हैं और बड़ी अच्छे मतलब अभी एक यूके में अभी हायर स्टडी कर रहे हैं जी। दूसरा भी हायर स्टडी में है, लेकिन वो साथ में जॉब भी कर रहा है। तो मेरे जो घर का एनवायरनमेंट एकेडमिक रहा है जी। तो घर की जिम्मेवारी पूरी करने के साथ साथ मैं जो मेरा वैसा समय जो बचता है कि जहाँ मैं टीवी देखूं या इंटरनेट देखूं, मैं वो समय अपने लेखनी में लगाता हूं जी। और मेरा एक रूटीन है कि दिन में अपने पूरे काम निपटाने के बाद रात को जरूर 5-6 घंटे में पढ़ाई करता हूं और किताबों का नया सृजन होता है। तो आप बिलीव करिए कि इससे ना मेरे परिवार में कोई मतलब इंटरवेंशन होता है। ऐसा नहीं कि मैंने परिवार को थोड़ा सा नेगलेक्ट किया है, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता हूं और जिम्मेदारी को मैं बखूबी समझता हूं। काबिल प्रोफेसर की यही पहचान है कि जिस तरीके से बताया कि इंटरनेट, टीवी देखना या बाहरी आडंबरों में अपना योगदान देना, ये काबिल प्रोफेसरों का काम नहीं है। काबिल प्रोफेसर वही होता है जो समाज को कुछ दे, और वही जो मैं पहले बताया कि ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने समाज को कुछ दिया है। और समाज इन पुस्तकों को पढ़कर, ये मोटी मोटी जो पुस्तकें हैं ये यूं ही नहीं लिखी गई है, इनके लिए बहुत सारा दिमाग चाहिए होता है, बहुत सारी स्टडी चाहिए होती है एक एक शब्द को लिखने के लिए, और उसको कैसे पिरोया जाए एक प्रोफेसर ही इस काम को कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास में है, और जिस तरीके से स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, और लाइब्रेरी का जो महत्व बताया है, क्योंकि लाइब्रेरी का महत्व बहुत अच्छा है, क्योंकि अब कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन कंप्यूटर में भी हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ती है कि भाई हमें अगर कोई हम टॉपिक बोलते हैं तो उस टॉपिक को हमें टच करके हमें फिर लाइब्रेरी की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरल लाइब्रेरी है, वो एक टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी है।
तो आपको कैसा लगा ये आपको वीडियो, कैसी लगी आपको ये न्यूज? अगली बार फिर मिलेंगे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे वक्ता के साथ। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली विश्वविद्यालय से। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।